Hello everyone, this is Shreyanshi. Welcome to the Dhyan IAS online platform under the guidance of K. Sushant sir. Here we are going to discuss open test paper JSR 25002. Let's begin from question number 1 and see what question number 1 is telling about. Seawater temperature is relatively higher in northern hemisphere as compared to southern hemisphere because दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में समुद्र का तापमान अधिक क्यों होता है? ऑप्शन ए, ocean currents are strong in northern hemisphere which maintain high temperature compared to southern hemisphere. उत्तरी गोलार्ध में समुद्री धाराएं प्रबल होती हैं जो दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उच्च तापमान बनाए रखती हैं. क्या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ओशन करंट प्रबल होने की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर हाई होता है सी वाटर का? नो, इट इज इनकरेक्ट. बी ऑप्शन क्या है? Ocean in northern hemisphere receive more heat due to their contact with larger extent of land than the ocean the southern hemisphere. उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की तुलना में भूमि के बड़े क्षेत्र के संपर्क के कारण अधिक गर्मी प्राप्त करते हैं. यस, क्योंकि इसी वजह से यही वो रीजन है जिसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सी वाटर का टेम्परेचर ज्यादा रहता है. हम देख रहे हैं नॉर्दर्न में क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हमारा इक्वेटर है एंड ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये सदर्न हेमिस्फीयर है. इक्वेटर कितने लेटीट्यूड पे होता है? 0 डिग्री के लेटीट्यूड पे होता है. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लैंड मास जो है वो डोमिनेंस है, ज्यादा है. कितना है देखते हैं. नॉर्थ अमेरिका का भी है, यूरोप में है, एशिया है, अफ्रीका का भी कुछ पार्ट नॉर्थ हेमिस्फीयर में है. तो हम जानते हैं जो लैंड है वो वाटर के कंपैरिजन में जल्दी हीट एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ओशन है वो ज्यादा हीट रिसीव करते हैं कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर के ओशन के. तो इस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सी वाटर टेम्परेचर जो है ज्यादा होता है सदर्न हेमिस्फीयर के कंपैरिजन में. तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 किसके रिगार्डिंग है? ओशन करंट के रिगार्डिंग है. ओशन करंट के रिगार्डिंग है क्वेश्चन नंबर 2. यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 ओशन करंट के रिगार्डिंग है. ओशन करंट रीजन के रिगार्डिंग है. फर्स्ट क्या है कि ओयासियो क्या इंडियन ओशन में मिलता है? क्या ओयासियो ओशन करंट है वो इंडियन ओशन में पाई जाती है? तो नहीं. एज वी नो ओयासियो जो है वो पैसिफिक ओशन में पाई जाती है. ओयासियो ओशन करंट पैसिफिक ओशन की ओशन करंट है जो कि एक कोल्ड ओशन करंट है. ओयासियो कुरोशियो के साथ ईस्टर्न जापान में है. तो यहाँ ओयासियो है जो कहाँ पाई जाती है? पैसिफिक ओशन में. तो ये इनकरेक्ट हुआ. बेंगुएला क्या नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पाई जाती है? नो. हम देख रहे हैं बेंगुएला कहाँ पाई जा रही है. बेंगुएला हमारे साउथ अटलांटिक ओशन में पाई जा रही है. बेंगुएला जो महासागरीय धारा है वो साउथ अटलांटिक ओशन में पाई जा रही है. तो 2 भी क्या हुआ? इनकरेक्ट हुआ. एंड थर्ड क्या? पेरुवियन क्या पैसिफिक ओशन में पाई जा रही है? पेरुवियन, यहाँ पेरू करंट है. पेरू करंट कहाँ मिल रही है हमें? पैसिफिक ओशन में, साउथ पैसिफिक ओशन में पेरू करंट अराइज होती है. जो पेरू ओशन करंट है साउथ पैसिफिक ओशन में अराइज होती है. तो 3 क्या है? सही है. ओयासियो इंडियन ओशन में नहीं, पैसिफिक ओशन में पाई जाती है. अभी हमने देखा बेंगुएला जो है वो साउथ अटलांटिक ओशन में पाई जाती है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन. पेरुवियन जो है वो पैसिफिक ओशन में पाई जा रही है. तो यहाँ पूछ रहे हैं कितने स्टेटमेंट, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो केवल 3. तो ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे? सी, 3 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 किसके रिगार्डिंग है, किसके बारे में बात हो रही है? ओशन सैलिनिटी, महासागरीय लवणता के बारे में बात हो रही है. ऑप्शन फर्स्ट क्या है? इन ओशन सोडियम क्लोराइड अलोन कॉन्स्टिट्यूट 95% ऑफ ओशन साल्ट. ओशन में सोडियम क्लोराइड जो है वो क्या 95% सोडियम साल्ट में बने होते हैं? नो.
सोडियम क्लोराइड कितने 77.7% में रहते हैं, नॉट 95.95% में। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। सेकेंड क्या है, द सैलिनिटी ऑफ वाटर इन सरफेस लेयर ऑफ ओशन डिपेंड्स बोथ ऑन इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। जो लवणता है पानी की वो वाष्पोत्सर्जन, इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन दोनों पर निर्भर करती है, वर्षा और वाष्पीकरण दोनों पर निर्भर करती है। यस, कैसे निर्भर करती है, कैसे डिपेंड है? एज वी नो ओशन की सैलिनिटी जो है, ओशन की सैलिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इवेपोरेशन के। इसका मतलब क्या है, जितना अधिक इवेपोरेशन जितना अधिक होगा, वाष्पोत्सर्जन जितना अधिक होगा, सैलिनिटी उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी। और प्रेसिपिटेशन से कैसे रिलेटेड है, कैसे? प्रेसिपिटेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ओशन की सैलिनिटी से। इसका मतलब क्या है कि जितना अधिक रेनफॉल होगा ओशन की सैलिनिटी उतनी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि जब रेनफॉल होता है तो उससे फ्रेश वाटर मिक्स होते हैं ओशन में, जिससे उनकी सैलिनिटी कम हो जाती है। तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड क्या है, ओशन करेंट्स डू नॉट कॉज सैलिनिटी वेरिएशन। क्या ओशन करंट सैलिनिटी वेरिएशन को कॉज नहीं करते हैं? इट इज इनकरेक्ट। ओशन करंट जो है वो सैलिनिटी वेरिएशन में इन्वॉल्व होते हैं, सैलिनिटी वेरिएशन को कॉज करते हैं, क्योंकि जैसे ही ओशन करंट क्या करते हैं, ओशन करंट क्या है, मूवमेंट ऑफ सी वाटर। जब हम मूव करेंगे तो ओशन की सैलिनिटी ट्रांसपोर्ट करते हैं एक साइड से दूसरे साइड तक। तो ये इनकरेक्ट है थर्ड स्टेटमेंट। तो पूछ रहे हैं कि कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कितना स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हम देख रहे हैं केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पूछा जा रहा है, इफ यू कीप वॉकिंग ऑन द मेडिटेरेनियन कोस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द कोस्ट ऑफ इजिप्ट टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट, यू आर लाइकली टू टच द कोस्ट ऑफ विच ऑफ दिस कंट्रीज इन रूट। अगर आप मिस्र से शुरू होकर मध्य पूर्व महासागरीय तट पर जाते हैं तो कौन कौन से, क्या कह रहे हैं कि मेडिटेरेनियन कोस्ट से हमें स्टार्ट होके कहाँ तक आना है, मिडिल ईस्ट की ओर जाना है, तो कौन कौन सी कंट्री हमारे रूट पर पड़ेगी। तो हम देख रहे हैं कि हम जब यहां से चलेंगे तो इजिप्ट है, इजराइल है, लेबनान है एंड टर्की है। तो ये चारों कंट्री, इनफैक्ट सीरिया एंड इराक, सीरिया भी है। तो ये जब हम मिडिल ईस्ट की ओर जाते हैं तो ये टर्की, लेबनान, सीरिया, इजिप्ट, ये कंट्री हमारे रूट में पड़ती है। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, इराक तो नहीं पढ़ रहा है तो ये इनकरेक्ट है। लेबनान पढ़ रहा था, सीरिया भी, इजराइल कंट्री भी रास्ते में रास्ते पे आ रही थी, इजराइल देश भी, तो इजराइल भी। तो हम देख रहे हैं कि ये, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आंसर कोड है, 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन सी सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। फर्स्ट क्या है, इक्वेटोरियल ओशन वाटर हैव लोअर सैलिनिटी देन एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशन बिकॉज ऑफ हैवी डेली रेनफॉल एंड हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। कह रहे हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इक्वेटोरियल, ये हमारा यहाँ इक्वेटर पे ओशन वाटर के पास लोअर सैलिनिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम जानते हैं स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि इक्वेटर पे हैवी रेनफॉल होता है, डेली हैवी रेनफॉल होने की वजह से ओशन की सैलिनिटी इक्वेटर पे कम हो जाती है। हैवी रेनफॉल कैसे सैलिनिटी को कम करता है? रेनफॉल होने की वजह से मिक्स वाटर जो है, फ्रेश वाटर जो है वो ओशन से, रेनफॉल की वजह से फ्रेश वाटर ओशन से मिक्स होते हैं जो सैलिनिटी को कम कर देते हैं। इस वजह से इक्वेटर पे क्या होता है, ओशन वाटर की सैलिनिटी कम होती है ओशन के अदर पार्ट्स के कंपैरिजन में। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। सेकंड क्या है, द टेम्परेचर ऑफ द ओशन वेरीज वर्टिकली विद इंक्रीजिंग डेप्थ। ओशन का टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है वर्टिकली, जैसे डेप्थ को बढ़ाया जाए। जैसे
गहराई बढ़ती है, महासागरों का तापमान गहराई बढ़ने के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से बदलता रहता है। यस, बदलता रहता है। हम इस ग्राफ से समझ सकते हैं कैसे बदलता रहता है। यहां देखते हैं, जब डेप्थ क्या था 500 मीटर है, तो टेम्परेचर 4 to 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। जब ये 4500 मीटर पे जा रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। सॉरी, जब 500 मीटर पे डेप्थ क्या है, यहां देखते हैं, जब 500 मीटर पे है तो टेम्परेचर कितना है 24 डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही डेप्थ बढ़ रही है 4500 मीटर पे हम जा रहे हैं नीचे, तो कितना टेम्परेचर कितना कम हो गया 4 to 8 डिग्री से, अप्रॉक्स 6 डिग्री सेल्सियस। तो डेप्थ बढ़ने के साथ ओशन का, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता है ओशन का टेम्परेचर कम होता जाता है। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द ओशन करंट मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नो, ओशन करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं मूव करता। जैसे कि हमें पता है फेरल लॉ क्या है, जो कोरियोलिस फोर्स, फेरल लॉ में बताया गया कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ओशन करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ओशन करंट मूव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसलिए स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है। फिर क्या है कि कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, पूछ रहे हैं कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हम देख रहे हैं 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, बी, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। किसके रिगार्डिंग है क्वेश्चन नंबर 6, नाइजर रिवर के रिगार्डिंग है, नाइजर नदी के रिगार्डिंग है। पहला स्टेटमेंट क्या है, नाइजर रिवर इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका आफ्टर द नाइल रिवर। क्या नाइजर रिवर सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका की? नो, नाइजर रिवर थर्ड लॉन्गेस्ट है। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर अफ्रीका का कौन सा है, नाइल रिवर है, देन कॉन्गो है, एंड आफ्टर दैट नाइजर रिवर है। सो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हुआ। सेकेंड क्या है, द रिवर इज नेम्ड आफ्टर द कंट्री नाइजर बिकॉज द इंटायर रिवर फ्लोज थ्रू इट। नाइजर नदी का नाम नाइजर देश में पूरी तरह से इस नदी के फ्लो होने से पड़ा? नो, इट इज इनकरेक्ट, क्योंकि नाइजर रिवर ओनली नाइजर कंट्री में पूरी तरह से नहीं फ्लो करती है, माली कंट्री में भी फ्लो करती है, तो ये इनकरेक्ट है। और इसका नेम कैसे पड़ा यह भी अननोन है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इट्स सोर्स इज इन द गिनी हाईलैंड। इसका सोर्स गिनी हाईलैंड है। यस, हम जानते हैं कि नाइजर रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, गिनी हाईलैंड से ओरिजिनेट होती है। तो स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। तो पूछा जा रहा है कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, तो 1 स्टेटमेंट, तो ऑप्शन ए केवल एक स्टेटमेंट। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम नाइजर रिवर के बारे में जान लेते हैं। नाइजर रिवर जो है वो वेस्ट अफ्रीका में फ्लो करता है, वो मेन रिवर होती है और उसका एक्सटेंशन कितना है 4180 किलोमीटर के उसका एक्सटेंशन है। और ड्रेनेज बेसिन भी इसका बड़ा है, 2000 इतना किमी स्क्वायर में ड्रेनेज बेसिन है। एंड इसका सोर्स हमें पता है ये गिनी हाईलैंड से ओरिजिनेट होती है और कहाँ किस किस कंट्री, माली और नाइजर में फ्लो करती है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है नाइजर रिवर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 किसके रिगार्डिंग है, ब्लैक सी। ब्लैक सी के रिगार्डिंग है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ब्लैक सी के रिगार्डिंग। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि द ब्लैक सी इज अ मार्जिनल मेडिटेरेनियन सी ऑफ द अटलांटिक ओशन लाइंग बिटवीन यूरोप एंड एशिया। यस, जो ब्लैक सी है वो मार्जिनल मेडिटेरेनियन सी है और ये यूरोप, ये रोमानिया बुल्गारिया सब यूरोप में पड़ते हैं, और टर्की कहाँ है, एशिया, इन 2 कॉन्टिनेंट के बीच में लाई करता है। तो हम मैप से देख रहे हैं कि ये इन 2 कॉन्टिनेंट के बीच में ही लाई कर रहा है और ये क्या है, एक मार्जिनल मेडिटेरेनियन सी है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या है, डेन्यूब, निपर एंड कोलोराडो रिवर ड्रेन्स इनटू द
क्या डेन्यूब, निपर और कोलोराडो रिवर जो है वो ड्रेन्स करती हैं, वो बहती हैं ब्लैक सी में? तो हमें पता है डेन्यूब और निपर ये दोनों ड्रेन करती हैं ब्लैक सी में, बट कोलोराडो जो रिवर है, जो कोलोराडो नदी है, वो काला सागर में नहीं गिरती। कोलोराडो नदी कहाँ गिरती? कोलोराडो नदी कहाँ की है? यूनाइटेड नेशन मैक्सिको में मैक्सिको में बहती है। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थर्ड क्या कह रहे हैं? रसिया, टर्की एंड यूक्रेन बॉर्डर्स ब्लैक सी। तो ब्लैक सी से कौन कौन सी कंट्री, ब्लैक सी का बॉर्डर किस किस कंट्री के साथ है? तो देखिए रशिया है, नॉर्थ में यूक्रेन, साउथ में टर्की, नॉर्थ ईस्ट में रशिया, ईस्ट में जॉर्जिया, वेस्ट में बुल्गारिया, नॉर्थ वेस्ट में रोमानिया। ये सब कंट्री जो है वो ब्लैक सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं, इसके कोस्ट लाइन पे है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि रसिया, टर्की एंड यूक्रेन, तो ऑप्शन स्टेटमेंट 3 क्या है? करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि कोलोराडो रिवर ब्लैक सी में नहीं ड्रेन करती। स्टेटमेंट थर्ड करेक्ट है, क्योंकि रशिया, टर्की एंड यूक्रेन ये तीनों ही बॉर्डर करते हैं, कोस्ट लाइन के पास में है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कितने स्टेटमेंट करेक्ट है? तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन बी सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किसके यहाँ फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है? तो ये हीट डोम कैसे अकर करता है, ये है फर्स्ट स्टेटमेंट में। तो अ हीट डोम अकर व्हेन एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर ट्रैप्स वार्म एयर ओवर अ रीजन फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। हीट डोम, हमें पता है हीट डोम कैसे अकर होता है? जब हाई प्रेशर का एरिया, जब हाई प्रेशर का रीजन जो है, हाई प्रेशर रीजन वार्म एयर को, गर्म हवाओं को, तब जब उच्च दाब का क्षेत्र लंबे समय तक गर्म हवाओं को अपने ऊपर रोक के रखता है। हाई प्रेशर का रीजन वार्म करंट को लंबे समय के लिए अपने ऊपर रोक के रखता है, तो उससे क्या बनता है? हीट डोम बनता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यही कह रहा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड क्या है? द जेट स्ट्रीम इज एन एरिया ऑफ फास्ट मूविंग एयर हाई इन द एटमॉस्फेयर। एज वी नो, जेट स्ट्रीम क्या है? नैरो बैंड ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड है, जो हाई एल्टीट्यूड पे क्या होते हैं? फ्लो करते हैं 9 to 16 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। तो स्टेटमेंट 2 हमारा करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? द हीट डोम फॉर्मेशन डज नॉट हैव एनी रिलेशन टू द बिहेवियर ऑफ द जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम, ताप गुंबद के निर्माण में जेट स्ट्रीम का कोई संबंध नहीं है। तो संबंध है, ताप गुंबद के निर्माण में जेट स्ट्रीम का संबंध है। इट इज इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? हम जानते हैं कि जेट स्ट्रीम जो होती है, जब वो इलोंगेटेड, जेट स्ट्रीम जब इलोंगेटेड होती हैं, तो ये धीरे धीरे स्लो मूव करती हैं और कुछ टाइम के लिए स्टेशनरी हो जाती हैं। तो जब ये स्टेशनरी हो जाती हैं, तो ये क्या करती हैं? हाई प्रेशर को स्टक करती हैं, वार्म करंट को, जिससे हाई प्रेशर स्टक होता है, एंड हाई प्रेशर स्टक होने की वजह से वार्म करंट जो है वो ग्राउंड की ओर पुश होता है। हाई प्रेशर रीजन जो है वो वार्म करंट को पुश करते हैं, जिससे क्या है? हीट डोम बनता है। तो जेट स्ट्रीम हीट डोम के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कितने स्टेटमेंट करेक्ट है? हमने देखा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है, क्योंकि जेट स्ट्रीम फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती हैं। तो पूछ रहे हैं कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं? तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन बी सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 किसके रिगार्डिंग है? महादाई रिवर के रिगार्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 9 महादाई रिवर के रिगार्डिंग है। महादाई रिवर के रिगार्डिंग है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? महादाई रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है? महादाई रिवर, एज वी नो, महादाई रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड क्या है? कलसा एंड बंडोरी आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द महादाई रिवर।
हाँ, कलसा और बंडूरी ये दोनों ही महादाई रिवर की क्या है, सहायक नदियां हैं। कलसा और बंडूरी महादाई रिवर की सहायक नदियां हैं, इसलिए स्टेटमेंट 2 क्या है, करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द रिवर फ्लोज इन द स्टेट्स ऑफ कर्नाटक, गोवा एंड महाराष्ट्र। क्या महादाई रिवर कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र से होकर बहती है? तो हाँ, जो महादाई रिवर है वो कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र होकर बहती है, इसलिए स्टेटमेंट 3 क्या है, करेक्ट है। तो पूछ रहे कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यहाँ पूछ रहे, ध्यान देने की बात है, पूछ रहे कितने स्टेटमेंट गलत हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे, डी, कोई नहीं, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। पहला क्या कह रहा है स्टेटमेंट, फर्स्ट क्या है, आयरन ओर अकर्स मोस्ट एबंडेंटली इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट। क्या आयरन ओर सबसे ज्यादा कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है? नहीं, हमें पता है कि आयरन ओर जो है वो सबसे ज्यादा हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के फॉर्म में पाया जाता है। और हेमेटाइट और मैग्नेटाइट क्या है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ऑक्साइड के फॉर्म होते हैं आयरन ओर के, नॉट कार्बोनेट के। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। Fe2O3 हेमेटाइट का है, Fe3O4 मैग्नेटाइट का, और ये ऑक्साइड आयरन ओर का ऑक्साइड फॉर्म है, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड क्या, हेमेटाइट इज द मोस्ट एबंडेंट आयरन ओर मिनरल एंड इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द आयरन ओर इंडस्ट्री इन इंडिया। हेमेटाइट, यस, हेमेटाइट जो है सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है भारत में, और ये मेन आयरन ओर इंडस्ट्री का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है इंडिया में। तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड क्या है, द मेजर हेमेटाइट टाइप आयरन डिपोजिट्स आर लोकेटेड इन द स्टेट्स ऑफ ओडिशा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। हम जानते हैं कि आयरन ओर का डिपोजिट्स कहाँ कहाँ लोकेटेड है भारत में, कहाँ कहाँ लोकेटेड है, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में और झारखंड में। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पूछ रहे कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे, बी, ओनली 2। मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11। क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड के टर्म को कौन बेस्ट डिस्क्राइब करता है? काला सोना किसे कहा जाता है? हम जानते हैं पेट्रोलियम और इसके डेरिवेटिव्स को काला सोना कहते हैं। क्यों कहते हैं पेट्रोलियम एंड इसके डेरिवेटिव्स को काला सोना क्यों कहा जाता है? जब पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो क्रूड ऑयल के फॉर्म में होता है, और क्रूड ऑयल ब्लैक कलर का होता है। आफ्टर प्यूरिफिकेशन ये डीजल, पेट्रोलियम ये सब बनाते हैं जो गोल्डन कलर का होता है, इसलिए इसको टर्म दिया गया है ब्लैक गोल्ड। तो ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सी क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, मेकोंग रिवर के रिगार्डिंग है। किसके रिगार्डिंग है? मेकोंग नदी के रिगार्डिंग है। फर्स्ट क्या है, मेकोंग रिवर राइजेस इन द टिबेटन प्लेट्यू एंड फ्लोज इनटू साउथ चाइना सी। क्या मेकोंग रिवर टिबेटन प्लेट्यू से राइज होती है और साउथ चाइना सी में ड्रेन करती है? यस, मेकोंग रिवर जो है ये टिबेटन प्लेट्यू से राइज होके साउथ चाइना सी में ड्रेन करती है। यहाँ टिबेटन यहाँ से राइज होती है और साउथ चाइना सी में ड्रेन करती है। सेकेंड क्या कह रहे हैं, द कैपिटल ऑफ लाओस एंड कंबोडिया आर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ मेकोंग रिवर। क्या लाओस और कंबोडिया की कैपिटल मेकोंग रिवर पे सिचुएटेड है? तो एज वी सी मेकोंग रिवर का जो बेसिन है वो किस किस कंट्री से होके जा रहा है, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम एंड उसके बाद साउथ चाइना सी में ड्रेन करती हैं। तो स्टेटमेंट 2 क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पूछ क्या रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, डी, नेदर 1 एंड नॉट 2, ना तो 1 न तो 1 और न ही 2। कुछ मेकोंग रिवर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है कि मेकोंग रिवर बिगिन होती है टिबेटन प्लेट्यू से और रन करती है 2600 माइल्स तक चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, हमने अभी देखा चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया से होती है साउथ चाइना सी में ड्रेन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं किसके बारे में है। यहाँ पूछ रहे हैं इंडस की ट्रिब्यूटरी के बारे में है। इंडस की ट्रिब्यूटरी, इंडस नदी, सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? हम जानते हैं पंचनाद, सिंधु, रावी, ब्यास। सिंधु की पंचनाद सहायक नदियां जिसमें रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, चेनाब आते हैं। तो सियोक रिवर सिंधु की सहायक नदी है, जांस्कर भी है, कामेंग नहीं है, कामेंग जो है वो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन सी
सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 किसके बारे में देखते हैं। टर्म डेमोग्राफिक ट्रैप, डेमोग्राफर्स ने डिस्क्राइब किया है, एक डेमोग्राफिक टर्म को बताया, यूज किया है। डेमोग्राफिक टर्म जनसांख्यिकी जाल जनसंख्याविद द्वारा बताया गया है। तो ये किसे डिस्क्राइब करता है, जनसंख्या, डेमोग्राफिक ट्रैप। तो जब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ जाती है तो जनसंख्या एक जाल की तरफ होती है जिसे डेमोग्राफिक ट्रैप कहते हैं। तो कैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, क्या मोर्टेलिटी, फर्स्ट स्टेट में कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग मोर्टेलिटी, क्या मृत्यु दर बढ़ने की वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है, नहीं। जब मृत्यु दर बढ़ेगी तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, नॉट इंक्रीज। सेकेंड क्या है, हाई फर्टिलिटी रेट, उच्च प्रजनन दर, क्या फर्टिलिटी रेट बढ़ने से पॉपुलेशन बढ़ती है, यस। फर्टिलिटी रेट जितनी ज्यादा हाई होगी पॉपुलेशन उतनी ज्यादा बढ़ेगी। थर्ड क्या है, डिक्लाइनिंग मोर्टेलिटी, मृत्यु दर में कमी होगी तो पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगा, तो थर्ड करेक्ट है। फोर्थ क्या है, सब रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट्स, उप प्रतिस्थापन अस्थिर प्रजनन दर, तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ कराने में इन्वॉल्व नहीं होता है फैक्टर। तो क्या पूछ रहे हैं, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर कोड। तो 2 and 3 सही है, तो ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करेंगे, सी। कौन सा चूज करेंगे, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। पहला क्या है, हीट वेव्स begins when high pressure in the atmosphere moves in and pushes warm air toward the ground. हीट वेव का निर्माण कैसे होता है, हम जानते हैं हीट वेव कैसे बनती है, जब हाई प्रेशर एटमॉस्फेयर की हाई प्रेशर जो होते हैं वो वार्म एयर को ग्राउंड की ओर पुश करते हैं, तो उससे हीट वेव बनते हैं। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट है। सेकेंड क्या है, a hot spell is labeled as a heat wave only when the temperatures are above the historical average in an area for more than 1 week. क्या एक सप्ताह से हीट वेव तभी कहा जा सकता है जब किसी क्षेत्र में तापमान एक सप्ताह से अधिक समय तक ऐतिहासिक औसत से रहता है, नहीं। ऐसा जरूरी नहीं कि एक सप्ताह से अधिक समय तक रहने पर ही कहा जाए, 2 या 2 से अधिक दिनों तक भी अगर 2 से अधिक दिनों तक भी अगर भीषण गर्मी रहेगी, हॉट स्पेल्स हो गए, तब भी हम उसे हीट वेव्स कह सकते हैं। तो स्टेटमेंट सेकंड क्या है, इनकरेक्ट है। थर्ड क्या है, व्हेन हीट वेव्स अकर द विंड एंड क्लाउड कवर आर मिनिमाइज्ड व्हिच मेक्स द एयर हॉटर। जब हीट वेव्स आते बनते हैं, पाए जाते हैं, तो उनसे क्या होता है, क्या रिजल्ट होता है कि क्लाउड कम हो जाते हैं, जिससे और भी ज्यादा विंड क्या होते हैं, एयर और भी ज्यादा हॉटर हो जाते हैं, और भी ज्यादा गर्म हो जाते हैं। तो स्टेटमेंट थर्ड क्या है, करेक्ट है। तो क्या पूछ रहे हैं कि कितने, हाउ मेनी जो है, कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, बी। तो 15 का कौन सा ऑप्शन, बी। अब कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हीट वेव्स के बारे में देखते हैं कि जो है वो हीट वेव जो होता है वो 2 या 2 से अधिक दिनों के लिए भी हो जाता है। हाई प्रेशर सिस्टम जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसी से हीट वेव्स बनता है। हाई प्रेशर सिस्टम वार्म एयर को ग्राउंड की ओर पुश करते हैं, जिससे हीट वेव्स बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, इक्वेटर रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ अफ्रीका। क्या इक्वेटर जो है, भूमध्य रेखा, वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के मध्य से गुजरती है, क्या अफ्रीका कॉन्टिनेंट के मध्य से गुजरती है। तो हम यहाँ देखें, ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट और ये है इक्वेटर जो 0 डिग्री लेटीट्यूड पे है। तो ये जो है वे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के मिडिल से पास हो रही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो सदर्न रेंज में होता है 23.1 लेटीट्यूड पे, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न में होता है। तो ये तीनों ही, अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें ये तीनों ही पास होते हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, भूमध्य रेखा। अफ्रीका एक ऐसा
महाद्वीप है जिसमें भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा तीनों ही पास होती हैं। तो स्टेटमेंट 2 क्या है, करेक्ट है। थर्ड क्या है, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। जैसे कि हम वर्ल्ड मैप में देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, ये पूरी तरह से कहाँ पे, इंटायरली कहाँ पे लोकेटेड है, ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन पूरी तरह से कहाँ पे, इंटायरली क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। तो स्टेटमेंट 3 क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पूछ रहे कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हम देख रहे हैं तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन क्या, सी सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, किसके रिगार्डिंग है, सैलिनिटी इन वाटर। सैलिनिटी इन वाटर के रिगार्डिंग है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, जनरली सैलिनिटी इज हाई इन लैंडलॉक्ड रीजन कंपेयर टू एस्चुरीज। क्या सैलिनिटीज जो लवणता है, क्या वो लैंडलॉक्ड रीजन में ज्यादा होता है एस्चुरीज के कंपैरिजन में? यस। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि लैंडलॉक में लैंड जो है वो जल्दी हीट ऑब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से लैंडलॉक्ड एरियाज में इवेपोरेशन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सैलिनिटी बढ़ जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड क्या है, हाईएस्ट सैलिनिटी इज रिकॉर्डेड बिटवीन 0 to 10 डिग्री लेटीट्यूड बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई इवेपोरेशन। क्या 0 से 10 डिग्री के बीच में हाई सैलिनिटी रिकॉर्ड की जाती है? नो, इनकरेक्ट है। कितने डिग्री लेटीट्यूड के बीच में हाई सैलिनिटी रिकॉर्ड की जाती है? 15 to 20 डिग्री लेटीट्यूड के बीच में। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द सैलिनिटी वेरिएशन इन द पैसिफिक ओशन इज मेनली ड्यू टू इट्स शेप एंड लार्जर एरियल एक्सटेंट। पैसिफिक ओशन में जो सैलिनिटी का वेरिएशन है उसके लार्जर एरिया को कवर करने की वजह से है। तो यस, थर्ड स्टेटमेंट हमें पता है कि जो पैसिफिक ओशन में जो सैलिनिटी का वेरिएशन है, लवणता में जो पैसिफिक ओशन में भिन्नता है वो किसके कारण से है? उसके आकार और बड़े क्षेत्रफल के कारण से है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितने, हाउ मेनी स्टेटमेंट करेक्ट। तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? बी, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, नॉर्डिक कंट्रीज के रिगार्डिंग है। नॉर्डिक कंट्रीज किसे कहते हैं? नॉर्डिक कंट्रीज ऐसी कंट्री है जो यूरोप के नॉर्दर्न लैंड में होती है। ये नॉर्डिक का मीनिंग, नॉर्डिक नॉर्दर्न को करता है किसके? स्वीडिश, नॉर्वेज इन लैंग्वेज के थ्रू। तो यहाँ पे क्या आप पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि कौन कौन सी कंट्री नॉर्डिक में आती है। तो नॉर्डिक कंट्रीज हम देखें कौन कौन सी कंट्री नॉर्डिक में है। आइसलैंड है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है। ये यूरोप के नॉर्दर्न लैंड में है और इन्हें हम नॉर्डिक कंट्रीज कहते हैं। ये ग्रीनलैंड के पास में है, इस वजह से नॉर्डिक कंट्रीज कहे जाते हैं, और यूरोप के नॉर्दर्न में होने की वजह से इन्हें नॉर्डिक कंट्रीज कहा गया है। तो ये जो लैंड है, ये जो तीनों लैंड है, ये जो आइसलैंड है, फिनलैंड है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये जो कंट्री है ये किस में आती है? नॉर्डिक कंट्रीज में आती है। तो ऑप्शन क्या है? नॉर्वे। नॉर्वे नॉर्डिक कंट्रीज में आता है, करेक्ट है। फिनलैंड भी नॉर्डिक कंट्रीज में आता है, ये भी करेक्ट है। स्वीडन भी आता है, बट पोलैंड नॉर्डिक कंट्रीज में नहीं आता। तो करेक्ट आंसर कोड को हमें सेलेक्ट करना है, तो 1, 2, 3 ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, सूडान। सूडान का बॉर्डर किसके किसके साथ मिलता है? मैप में हम देख रहे हैं सूडान को, सूडान कंट्री का बॉर्डर किस किस कंट्री के साथ मिलता है। ये है सूडान, इसका बॉर्डर किस किस कंट्री के साथ मिल रहा है? तो सूडान का बॉर्डर लीबिया के साथ मिल रहा है, चाड के साथ, इजिप्ट के साथ, रेड सी के साथ, इथियोपिया के साथ। तो ये कंट्री है जिनसे सूडान का बॉर्डर, ये कंट्री सूडान के बॉर्डर के पास है। तो इनका बॉर्डर सूडान के साथ इन कंट्री का मिलता है। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है? इजिप्ट, हम देख रहे हैं इजिप्ट का बॉर्डर मिल रहा है, चाड का भी मिलता है, चाड का भी, इजिप्ट का भी मिल रहा है, चाड का भी, इथियोपिया भी है, लीबिया भी है,
रेड सी, इसका भी बॉर्डर सूडान के साथ मिल रहा है। तो पूछ रहे कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये पांचों कंट्री का बॉर्डर क्या है, सूडान के साथ मिल रहा है, तो डी ऑल 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन द पैसिफिक ओशन दैन दैट इन द अटलांटिक ओशन। क्या एनुअल रेंज का टेम्परेचर पैसिफिक ओशन में ज्यादा होता है अटलांटिक ओशन के कंपैरिजन में? नो, नहीं ज्यादा होता है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो पैसिफिक ओशन में ज्यादा नहीं होता, अटलांटिक ओशन में ज्यादा होता है। सेकेंड क्या है, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दैन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। यस, क्यों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर सदर्न हेमिस्फीयर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है? क्योंकि हम जानते हैं नॉर्दर्न में क्या है, लैंड का डोमिनेंस ज्यादा है, कॉन्टिनेंटल लैंड मास ज्यादा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इस वजह से एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा होता है सदर्न हेमिस्फीयर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट, इनकरेक्ट है। ध्यान देना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 1 केवल इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन क्या, ए 1 ओनली, केवल पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहाँ कुछ एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, क्या होती है, किससे रिलेटेड होती है, ये लो होती है लार्जर ओशन में, और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो हाई कहां पे होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। दिस क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ अफ्रीका ड्रेन्स इनटू द मेडिटेरेनियन सी। अफ्रीका की कौन सी रिवर मेडिटेरेनियन सी में ड्रेन करती है? हम जानते हैं अफ्रीका की जो नाइल रिवर है वो ड्रेन करती है मेडिटेरेनियन सी में, तो ऑरेंज रिवर नहीं करती है, नॉट नाइजर नॉट कॉन्गो, नाइल रिवर ड्रेन करती है कहा, मेडिटेरेनियन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट एंड यूटिलाइज द अर्थ रिसोर्सेज सच एज लैंड, वाटर, वेजिटेशन एंड मिनरल्स। प्राथमिक गतिविधियां हम जानते हैं इकोनॉमिक में 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। जो प्राइमरी एक्टिविटीज है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है इन्वायरमेंट और यूटिलाइज करती है अर्थ के रिसोर्सेज को। कौन कौन सी एक्टिविटीज प्राइमरी में आती है, फिशिंग, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, ये सब एक्टिविटीज जो अर्थ के रिसोर्सेज से, जो अर्थ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करती है, वो किस में आती है, इकोनॉमी की प्राइमरी एक्टिविटीज में आती हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सेकेंड क्या है, द एक्टिविटीज ऑफ फिशिंग, क्वायरिंग एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर कंसिडर्ड एज प्राइमरी एक्टिविटीज। फिशिंग तो प्राइमरी में है, क्वायरिंग भी है, बट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो सेकेंडरी एक्टिविटीज में आता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पूछ रहे हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करेंगे, बी 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, किसके रिगार्डिंग है, जेट स्ट्रीम के रिगार्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 23 जेट स्ट्रीम के रिगार्डिंग है। फर्स्ट क्या है, जेट स्ट्रीम आर नैरो बैंड्स ऑफ strong winds that flow over thousands of kilometers predominantly from east to west. As we know, जेट स्ट्रीम जो है वो नैरो बैंड ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड है और फ्लो कहां से कहां तक करती है, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये फ्लो कर रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट, गलत है क्योंकि ये वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है, तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड क्या है, मेजर जेट स्ट्रीम आर फाउंड नियर द अपर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड 9 to 16 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। हमें पता है जो जेट स्ट्रीम है वो हाई एल्टीट्यूड में मिलती है, लगभग 9 से 16 किलोमीटर अर्थ सरफेस के एबो मिलती हैं, तो स्टेटमेंट सेकंड क्या है, करेक्ट है। थर्ड क्या कह रहे हैं, इन इंडिया द ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इन्फ्लुएंसेस द फॉर्मेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ द समर मानसून। भारत में ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है वो क्या, किसमें क्या, भारत में ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इन्फ्लुएंस करती है समर मानसून के ड्यूरेशन को और इसके फॉर्मेशन को। यस, हम जानते हैं ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है वो इन्फ्लुएंस करती है फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल, भारत के मानसून, समर मानसून के फॉर्मेशन में इन्फ्लुएंस करती है कौन, जेट स्ट्रीम इन्फ्लुएंस करती है भारत के
ड्यूरेशन समर मानसून के ड्यूरेशन को। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जेट स्ट्रीम एड इन द फास्ट ट्रेवलिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। क्या जेट स्ट्रीम सहायता करते हैं वायुयानों को तेज गति से उड़ने में? यस करते हैं। कैसे करते हैं? जेट स्ट्रीम जो होते हैं वो वेस्ट टू ईस्ट ब्लो करते हैं, तो जो एयरक्राफ्ट वेस्ट टू ईस्ट चलती है उसकी स्पीड को ये बढ़ा देते हैं। तो फोर स्टेटमेंट सही है। तो क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा, तो इसमें क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो 2, 3, 4 सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे? सी। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, जेट स्ट्रीम जैसे हमने देखा है स्ट्रॉन्ग बैंड ऑफ है और ये 9 to 16 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस क्या करती है? ट्रेवल करती हैं, मूव करती हैं। और इनको कहाँ पे मिलती हैं जेट स्ट्रीम? अर्थ के अबव 9 to 16 अर्थ के अबव 9 to 16 किलोमीटर अर्थ सरफेस से अबव पाई जाती हैं। और इनका ड्यूरेशन ये समर मानसून को इन्फ्लुएंस करती है। ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम समर मानसून के फॉर्मेशन में प्रभाव डालती हैं। और ये क्या करती है और किसमें हेल्प करती है जेट स्ट्रीम? वायुयानों को टाइम को कम कर देती हैं, उनके ट्रेवल टाइम को कम कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। पहला क्या है? इट इज द ओर विच इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम। यहाँ पे फीचर्स बताए जा रहे हैं कि कौन सा ओर है जिससे एल्यूमिनियम बनता है। हम जानते हैं कौन सा ओर है जिससे एल्यूमिनियम बनाया जाता है? बॉक्साइट। और बॉक्साइट जो है वो टर्शियरी डिपॉजिट है और एसोसिएटेड है किससे? लेटेराइट रॉक से। बॉक्साइट ओर जो है एल्यूमिनियम का, वो उससे क्या बनाया जाता है? एल्यूमिनियम बनाया जाता है बॉक्साइट ओर से, और वो टर्शियरी डिपॉजिट है और किससे एसोसिएटेड है? लेटेराइट रॉक से। थर्ड क्या कह रहे हैं कि ये कॉस्ट ट्रैक्ट ऑफ इंडिया में, हमें पता है बॉक्साइट का लार्जेस्ट प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? ओडिशा, जो कोस्टल ट्रैक्ट है, इंडिया के कोस्टल में पाया जाता है। ओडिशा कोस्ट में है, तटीय प्रदेश है ओडिशा। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो ये तीनों फीचर किसका है? बॉक्साइट का। तो ऑप्शन बी सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। कोकोनट प्रोडक्शन, लक्षद्वीप में कोकोनट प्रोडक्शन के रिगार्डिंग है। पहला क्या कह रहे हैं? प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इज हाईएस्ट इन इंडिया। क्या लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा कोकोनट का प्रोडक्शन होता है? नो। सबसे ज्यादा इंडिया में कोकोनट का प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश में होता है, नॉट लक्षद्वीप में, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड क्या कह रहे हैं कि ऑयल कंटेंट इन नट्स इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। क्या सबसे ज्यादा ऑयल कंटेंट नट्स में हाईएस्ट होता है? नहीं होता। किस में सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है? कर्नल्स में सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पूछा यहाँ क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। ड्रेनेज पैटर्न को हमें पहचानना है, कौन सा ड्रेनेज पैटर्न है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स दिए जा रहे हैं। पहला क्या कह रहा है कि इट रिप्रेजेंट्स द मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ स्ट्रीम्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। सबसे कॉमन है, सबसे कॉमन पैटर्न रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड कैरेक्टर क्या है? अ मैप और एरियल फोटोग्राफ्स शो अ पैटर्न लाइक द लीफ वेन्स स्मॉल। ऐसा हम डेंड्रिटिक में देखते हैं। इसके पैटर्न कैसे शो होते हैं? इनके पैटर्न जो होते हैं लाइक द वेन्स ऑफ लीफ, यहाँ जैसे कि हम देख रहे हैं मैप में, इसके पिक्चर्स में देख रहे हैं। और इसकी जो मेन बाउंड्री, मेन स्ट्रीम है वो कैसे, मेन स्ट्रीम है जो वो कैसे ज्वाइन कर रही है? एक्यूट एंगल पे ज्वाइन कर रही है। तो ये क्या है? हमारा डेंड्रिटिक वाटर पैटर्न का फीचर है। और ये कहाँ पे अकर होता है? यूनिफॉर्म
एंड रेगुलर शेप में अकर होता है। रेगुलर स्लोप जहाँ पे रेगुलर स्लोप है, रेगुलर स्लोप जहाँ पे है, और यूनिफॉर्म जहाँ 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 के रॉक यूनिफॉर्म है और शेप उनका कैसा है, स्लोप, रेगुलर स्लोप, जहाँ पे रेगुलर स्लोप होते हैं अर्थ के और यूनिफॉर्म रॉक होते हैं, वहां पे ये पैटर्न, ये ड्रेनेज पैटर्न मिलता है। कौन सा ड्रेनेज पैटर्न, डेंड्राइटिक। तो ऑप्शन ये तीनों ही फीचर किसका है, डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न का है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। Venus appears bright because of its thick cloud cover that reflects in scattered light. जो शुक्र ग्रह है वो क्या है, क्यों, जो शुक्र ग्रह क्यों चमकीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, हम जानते हैं शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है, और क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसके क्लाउड जो होते हैं घने बादलों के कारण प्रकाश को परावर्तित और प्रकीर्णित करते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और कौन किससे क्लाउड बने होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से बने होते हैं, जो क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से शुक्र ग्रह कैसे दिखाई देता है, चमकीला ग्रह दिखाई देता है। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। Venus is called the Earth's twin because of their similar sizes. शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनकी साइज क्या है, सिमिलर है। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। थर्ड क्या कह रहे हैं, Venus does have a moon and also rings around it. क्या Venus के पास मून है, क्या Venus शुक्र ग्रह के पास उपग्रह चंद्रमा है, नो, और ना ही उसके अराउंड कोई भी रिंग है। तो हम जानते हैं कि सोलर सिस्टम में ना तो Venus के पास कोई मून है और ना ही मरकरी के पास। तो स्टेटमेंट थर्ड क्या है, इनकरेक्ट है। तो हाउ मेनी, कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, बी, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, द पीरियोडिक वार्मिंग एंड कूलिंग ऑफ सरफेस वाटर्स इन द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन इज डिस्क्राइब्ड एज एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। हम जानते हैं एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, ENSO क्या है, पीरियोडिक वार्मिंग एंड कूलिंग ऑफ सरफेस ऑफ इक्वेटोरियल सी सरफेस का इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन क्या है, पीरियोडिक वार्मिंग एंड कूलिंग ऑफ सरफेस वाटर्स इन द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन को हम ENCO कहते हैं। भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में सतही जल के आवधिक गर्म होने और ठंडे होने को क्या कहा जाता है, एल नीनो दक्षिणी दोलन के रूप में वर्णित किया जाता है। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड क्या है, एल नीनो रिफर्स टू द ENSO फेज इन विच सी सरफेस टेम्परेचर्स आर कूलर देन नॉर्मल। क्या एल नीनो में, एल नीनो जो है उसमें सी सरफेस वाटर का जो टेम्परेचर है वो कूलर देन नॉर्मल होता है, नो। तो क्या होता है, हम जानते हैं एल नीनो में वार्मर होता है। एल नीनो धारा जो है कैसी, गर्म जल धारा है, तो यहाँ पे वार्मर होता है, नॉर्मल से गर्म होता है, नॉट कूलर। तो स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ला नीना रिफर्स टू द ENSO phase in which sea surface temperature are warmer than normal। लानीना में क्या गर्म होता है, नहीं, लानीना में जो सी सरफेस का टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, नॉर्मल से कूलर होता है। लानीना में ठंडा होता है, नॉट वार्मर। तो स्टेटमेंट थर्ड क्या है, इनकरेक्ट है। तो पूछ रहे हैं हाउ मेनी स्टेटमेंट, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, पूछ रहा है कि हाउ मेनी, कितने स्टेटमेंट करेक्ट है। तो एक स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन ए, केवल एक, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। पहला क्या है, देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन द नीनो सदर्न ऑसिलेशन कंडीशन एंड द अमाउंट ऑफ मानसून रेनफॉल इन इंडिया। क्या डायरेक्ट कोरिलेशन है ENSO और सदर्न, ENSO और अमाउंट ऑफ मानसून रेनफॉल इन इंडिया? नहीं, डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है। जो मानसून रेनफॉल होता है इंडिया में उसमें सेवरल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, उसको मानसून रेनफॉल को कराने में सेवरल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, नॉट ओनली ENS, एल नीनो सदर्न
ऑसिलेशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकेंड क्या है कि while La Nina is associated with good rainfall during the monsoon season in India, El Nino is known suppressed monsoon rainfall. Yes, La Nina से good rainfall होता है। जब ला नीना भारत में अच्छी वर्षा से जुड़ा हुआ है। ला नीना हमें पता है भारत में अच्छी वर्षा से जुड़ा है, और अल नीनो जो है वो मानसून की वर्षा को दबाने के लिए जाना जाता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पूछ रहे हैं कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करेंगे, ए, 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 किसके रिगार्डिंग है, अर्थक्वेक वेव्स के रिगार्डिंग है, सिस्मिक वेव्स। अर्थक्वेक वेव्स को सिस्मिक वेव्स भी कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, पी वेव्स मूव फास्टर देन एस वेव्स। हम जानते हैं अर्थक्वेक के दो टाइप्स के, सरफेस वेव्स और बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स में क्या, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। पी एंड एस वेव क्या है, बॉडी वेव्स है अर्थक्वेक सिस्मिक वेव के। तो पी वेव जो प्राइमरी है पहले आता है, और यह जो है फास्टर होता है, सेकेंडरी वेव से फास्टर होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड क्या है, पी वेव्स ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मीडियम वेयर एस वेव्स ट्रेवल थ्रू ओनली सॉलिड मीडियम एंड लिक्विड मीडियम। नो, इट इज इनकरेक्ट। व्हाई इट इज इनकरेक्ट, हमें पता है पी वेव्स जो है, प्राइमरी वेव्स जो है, उसका बिहेवियर साउंड की तरह, ध्वनि की तरह है, और वह सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों मीडियम में जाता है। तो यह स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और एस वेव जो है, सेकेंडरी वेव जो है, वो प्राइमरी वेव के बाद आती है, वो केवल सॉलिड मीडियम में ट्रेवल करती हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थर्ड क्या है, द सरफेस वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव देन बॉडी वेव्स। यस, जो सरफेस वेव्स है वो बॉडी वेव्स में कौन है, प्राइमरी और सेकेंडरी, उनसे क्या है, ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट, कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, तो दो स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, बी, ओनली 2। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द विंटर क्रॉप्स टू ग्रोन इन इंडिया। कौन से इसमें से विंटर क्रॉप है। विंटर क्रॉप को और क्या कहा जाता है, विंटर क्रॉप को रबी क्रॉप भी कहते हैं, रबी फसल भी कहते हैं। जो हमें पता है रबी क्रॉप कब से कब तक उगते हैं, अप्रैल टू नवंबर में सोन किए जाते हैं इनका टाइम पीरियड, और अप्रैल में क्या किए जाते हैं, हार्वेस्ट, कटिंग होती है इनकी अप्रैल में। तो कौन कौन से क्रॉप आते हैं, पी, यस, रबी क्रॉप में है। विंटर क्रॉप में है मस्टर्ड, क्या सरसों आता है, यस। बार्ली के जौ आते हैं, जौ क्या रबी क्रॉप के अंतर्गत आते हैं, या। एंड व्हीट, क्या व्हीट आते हैं रबी क्रॉप के, यस। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें करेक्ट आंसर कोड को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ये चारों क्रॉप जो है ये रबी क्रॉप में ही आते हैं, विंटर क्रॉप के ही एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से किसके रिगार्डिंग है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग है। पहला क्या, वर्टिकल फार्मिंग के बारे में है। वर्टिकल फार्मिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड इन वर्टिकली स्टैक्ड लेयर इन स्ट्रक्चर्स लाइक स्केसेस एंड वेयरहाउसेस। वर्टिकल फार्मिंग क्या है, कैसी प्रैक्टिस है, हम जानते हैं वर्टिकल फार्मिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें क्रॉप्स को ग्रोन किया जाता है विदाउट सॉइल, बाय यूजिंग टेक्निक हाइड्रोपोनिक, एक्वापोनिक। इन टेक्निक का यूज करके हम बिना सॉइल के पौधों को उगाते हैं। तो ये सही है, क्योंकि इसमें गगनचुंबी इमारतों, गोदाम जैसी संरचनाओं में किया जाता है, क्योंकि वहां पे सॉइल नहीं है। तो ऐसी जगह पे विदाउट सॉइल किस फार्मिंग के तहत हम खाद्य का उत्पादन करते हैं, वर्टिकल फार्मिंग। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। सेकंड क्या है, वर्टिकल फार्मिंग इज पॉसिबल ओनली इन द रीजन दैट हैव फर्टाइल सॉइल। नो, इट इज इनकरेक्ट, क्योंकि वर्टिकल फार्मिंग जो है वो विदाउट सॉइल पॉसिबल है, विदाउट सॉइल बाय द यूजिंग कौन कौन सी टेक्निक, एक्वापोनिक, हाइड्रोपोनिक, इन सब टेक्निक का यूज करके हम वर्टिकल फार्मिंग करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थर्ड क्या, जीरो टिलेज हेल्प इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड रिक्वायर्स मिनिमल लेबर कंपेयर टू ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड। जीरो टिलेज, शून्य जुताई क्या है, जिसमें क्रॉप्स को शोन किया जाता है विदाउट
टिलिंग द सॉइल, बिना खेत को जोते क्रॉप के सीड को बोया जाता है। तो जब बिना खेत को जोते क्रॉप के सीड को बोया जाता है तो इससे क्या है, वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन के पृथक्करण में हेल्प करते हैं। इसमें बहुत ही कम लेबर की, क्योंकि इसमें कल्टीवेशन हो नहीं रहा है, श्रम की जरूरत बहुत ही कम होती है। ट्रेडिशनल फार्मिंग में क्या है, इरिगेशन करना है। अब जब सॉइल को जोता नहीं जाएगा, सॉइल को टिल नहीं किया, जब सॉइल में जुताई नहीं होगी तो श्रम कम लगेगा, कल्टीवेशन श्रम कम लगेगा, इरिगेशन कम, सिंचाई कम होगी क्रॉप को उगाने में। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पूछ रहे हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। दो स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला और तीसरा, 1 और 3। तो ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे, ए। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अभी हमने देखा कि जीरो टिलेज में क्या होता है, नो टिलेज, बिना शून्य जुताई, कोई जुताई नहीं होती, टिलेज नहीं होती। और वर्टिकल फार्मिंग क्या है, ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें बिना सॉइल के हम प्रोडक्शन करते हैं, फूड को प्रोड्यूस करते हैं। 33, क्वेश्चन नंबर 33 किसके रिगार्डिंग है, माइक्रोप्लास्टिक्स और उसके इफेक्ट के रिगार्डिंग है। माइक्रोप्लास्टिक एंड उसके इफेक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 33 है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, माइक्रोप्लास्टिक्स इन द ओशन ओनली अफेक्ट स्मॉल मरीन ऑर्गेनिज्म। क्या माइक्रोप्लास्टिक केवल स्मॉल मरीन ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करते हैं, नो, वो स्मॉल मरीन ऑर्गेनिज्म के अलावा को नहीं करते, इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म है माइक्रोप्लास्टिक्स मरीन के ऑल ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करते हैं। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। सेकेंड, माइक्रोप्लास्टिक्स कैन एंटर द ह्यूमन फूड चेन थ्रू सी फूड एंड कंजप्शन। यस, माइक्रोप्लास्टिक्स जो है वो ह्यूमन में इंटर करते हैं, किसके थ्रू, सी फूड। जब सी फूड जैसे फिश वगैरह जब खाया जाता है तो उससे माइक्रोप्लास्टिक क्या करते हैं, हमारे फूड चेन में इंटर करते हैं। तो स्टेटमेंट सेकंड क्या है, करेक्ट है। थर्ड क्या है, टॉक्सिक कंटामिनेशन कैन अडहेयर टू माइक्रोप्लास्टिक्स एंड इंटर द मरीन फूड चेन। टॉक्सिक कंटामिनेंट्स जो होते हैं वो अडहेयर करते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स को और इंटर करते हैं मरीन फूड चेन में। तो क्या टॉक्सिक कंटामिनेशन जो है माइक्रोप्लास्टिक से चिपक सकते हैं, समुद्री खाद्य श्रृंखलाओं में प्रवेश कर सकते हैं। यस, जो माइक्रोप्लास्टिक्स है वो समुद्री खाद्य श्रृंखलाओं में प्रवेश कर सकते हैं, इट इज करेक्ट। स्टेटमेंट 4 क्या है, वंस माइक्रोप्लास्टिक्स इंटर द ओशन दे क्विकली डिग्रेड एंड डिसअपियर। एक बार जब वो माइक्रोप्लास्टिक, तो उन्हें क्या जल्दी से डिग्रेड किया जा सकता है, नहीं, ये नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, जल्दी से इन्हें डिग्रेड नहीं किया जा सकता। तो स्टेटमेंट 4 इनकरेक्ट है। तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो हम यहाँ पे 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन बी सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 किसके रिगार्डिंग है, इन्फ्लुएंस ऑफ टोपोग्राफी ऑफ ऑन मानसून रेनफॉल। मानसून रेनफॉल पे टोपोग्राफी का क्या इन्फ्लुएंस है, क्या प्रभाव है। पहला, द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट रिसीव्स हैवी रेनफॉल। पश्चिमी घाट के पवन पक्ष वाले भाग में भारी वर्षा होती है। जैसे हम जानते हैं पश्चिमी घाट के पवन पक्ष वाले भाग में भारी वर्षा होती है। क्यों भारी वर्षा होती है, क्योंकि स्ट्रीम जो है, मॉइस्ट स्ट्रीम जो है वो लिफ्टेड होते हैं वेस्टवर्ड में, वेस्टवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, जिसकी वजह से हैवी रेनफॉल होता है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। सेकेंड क्या है, नॉर्दर्न वेस्टर्न स्टेट्स रिसीव लेस रेनफॉल ड्यू टू देयर हिली टेरेन। क्या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है जिसमें माउंटेन और हिली एरियाज आते हैं, क्या वहां पे रेनफॉल कम होता है हिली टेरेन की वजह से, नो, इनकरेक्ट है। हम जानते हैं नॉर्थ ईस्टर्न में चेरापूंजी, मेघालय में जो चेरापूंजी मार्शिन राम है, यहाँ पे सबसे ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है। तो नॉट कि कम नहीं हो जाता हिली टेरेन की वजह से, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थर्ड क्या है, कोस्टल रीजन्स रिसीव मोर रेनफॉल कंपेयर टू इनलैंड एरियाज। कोस्टल रीजन्स में क्या ज्यादा रेनफॉल होते हैं इनलैंड एरियाज के कंपैरिजन में, हाँ, कोस्टल जो कोस्टल रीजन है वहां पे ज्यादा रेनफॉल होते हैं, क्योंकि वो ओशन के से सटे हुए होते हैं, इवेपोरेशन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हैवी रेनफॉल होता है। तो पूछ रहे कौन सा करेक्ट आंसर कोड है, तो 1 करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, तो कौन सा चूज करेंगे, बी, ऑप्शन बी, 1
एंड 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 किसके रिगार्डिंग है? इक्वेटोरियल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के रिगार्डिंग है। और कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? इक्वेटोरियल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के रिगार्डिंग है। हमें पता है इक्वेटोरियल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्रोमिनेंट होते हैं, और ये कहां से कहां तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्रोमिनेंट होते हैं? और साउथ ईस्ट एशिया से अटलांटिक तक एक्सटेंड करते हैं। तो इट इज डोमिनेंट ड्यूरिंग द मानसून सीजन इन इंडिया। क्या ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम डोमिनेंट होते हैं ड्यूरिंग द मानसून सीजन इन इंडिया? ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो डोमिनेंट होते हैं क्या ये डोमिनेंट है मानसून सीजन इन इंडिया के लिए? यस। कैसे डोमिनेंट है? ये की रोल प्ले करते हैं, इनकी मुख्य भूमिका है, सॉरी, किसके रिगार्डिंग है? इक्वेटोरियल 35 क्वेश्चन नंबर 35 किसके रिगार्डिंग है? इक्वेटोरियल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के रिगार्डिंग है। किसके रिगार्डिंग है? इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम के रिगार्डिंग है। क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इट इज डोमिनेंट ड्यूरिंग द मानसून सीजन इन इंडिया। क्या ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो डोमिनेंट होते हैं मानसून सीजन इन इंडिया? यस, ये डोमिनेंट होते हैं क्योंकि ये मानसून के ऑनसेट और प्रोग्रेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। सेकेंड क्या है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया टू द अटलांटिक ओशन। यस, जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है इसका एक्सटेंशन कहां से कहां तक है? साउथ ईस्ट एशिया से अटलांटिक ओशन तक है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड क्या? इट प्लेज अ की रोल ब्रिंगिंग द साउथ वेस्ट मानसून टू इंडिया। साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में लाने के लिए क्या ये मुख्य भूमिका निभाते हैं ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम? यस, साउथ वेस्ट मानसून को लाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करते हैं साउथ वेस्ट मानसून के ऑनसेट और प्रोग्रेस को। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। पूछ रहे कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पूछ रहे हैं, तो कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है तो ऑप्शन डी सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 किसके बारे में है? ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज के बारे में। इसके बारे में ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज के बारे में। तो जो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज है किसके द्वारा ओन की जाती है? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? दे आर ओन्ड बाय बोथ प्राइवेट फर्म्स एंड द स्टेट ऑडिट्स एजेंसीज। हमें पता है ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री है वो किसके द्वारा? वो प्राइवेट फंड और स्टेट के द्वारा, दोनों के द्वारा, प्राइवेट फर्म के द्वारा भी ओन की जाती है, स्टेट और एजेंसीज के द्वारा भी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका एग्जाम्पल क्या है? ऑयल इंडिया लिमिटेड किसका एग्जाम्पल है? ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। थर्ड क्या? दिस इंडस्ट्रीज आर रन एक्सक्लूसिवली बाय प्राइवेट मैनेजमेंट। यह इंडस्ट्री जो है वो एक्सक्लूसिवली रन करता है प्राइवेट मैनेजमेंट के द्वारा। नो, नॉट ओनली रन बाय ओनली प्राइवेट मैनेजमेंट बट ऑल्सो स्टेट और इट्स एजेंसीज, दोनों ज्वाइंटली इसको क्या करते हैं? ओन करते हैं और रन करते हैं। तो स्टेटमेंट थर्ड क्या है? इनकरेक्ट है। तो पूछ रहे कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पूछ रहे हैं, तो एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 किसके रिगार्डिंग है? सदर्न मिनरल बेल्ट के रिगार्डिंग है। इंडिया में टोटल 5 मिनरल बेल्ट होते हैं। ये है सदर्न मिनरल बेल्ट, ये है वेस्टर्न बेल्ट, ये है इंडिया का छोटा नागपुर नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट, ये है साउथ वेस्टर्न बेल्ट। तो ये इंडिया के टोटल 5 बेल्ट हैं। तो यहाँ पे सदर्न मिनरल बेल्ट की बात हो रही है। किस मिनरल बेल्ट की? सदर्न मिनरल बेल्ट की बात कर रहे हैं। इट एक्सटेंड्स अक्रॉस कर्नाटक एंड तमिलनाडु। यस, ये कर्नाटक, इसका एक्सटेंशन कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना तक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है।
सेकेंड क्या है, इट लैक्स कोल डिपोजिट एक्सेप्ट फॉर लिग्नाइट इन नेवली। यस, ये नेवली में लिग्नाइट डिपोजिट्स को छोड़ के ये कोल डिपोजिट्स को, सदर्न मिनरल बेल्ट में कोल डिपोजिट्स नहीं पाए जाते एक्सेप्ट लिग्नाइट को छोड़ के। लिग्नाइट का एक डिपोजिट कहाँ मिलता है, नेवली तमिलनाडु में पाया जाता है। तो स्टेटमेंट सेकेंड क्या है, करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि इट इज, सेकेंड बी करेक्ट है, इट इज रिच इन फेरस मिनरल्स। क्या है, फेरस मिनरल्स में रिच होते हैं। यस, फेरस जो सदर्न मिनरल बेल्ट है इंडिया का, वो फेरस मिनरल में क्या है, रिच है। तो सी करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा ट्रू है, तो तीनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो ऑप्शन डी सिलेक्ट करेंगे, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 किसके रिगार्डिंग है, साउथ वेस्टर्न मिनरल बेल्ट के रिगार्डिंग है। साउथ वेस्टर्न मिनरल बेल्ट के रिगार्डिंग है। इट इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कर्नाटक एंड गोवा। जो साउथ वेस्टर्न, वो एज वी सीन मैप, दिस इज साउथ वेस्टर्न बेल्ट ऑफ इंडिया, मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया। ये कर्नाटक एंड गोवा से होके है, कर्नाटक एंड गोवा तक इसका एक्सटेंशन है। तो ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। सॉरी, स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या है, द बेल्ट इज रिच इन आयरन ओर, गार्नेट एंड क्ले डिपोजिट्स। यस, साउथ वेस्टर्न बेल्ट जो है, मिनरल बेल्ट है, वो आयरन और गार्नेट और क्ले डिपोजिट्स में रिच होते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पे आयरन और गार्नेट और क्ले डिपोजिट्स पाए जाते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड क्या है, दिस रीजन सिग्निफिकेंट डिपोजिट्स ऑफ कोल। नो, यहाँ पे कोल के डिपोजिट्स है बट प्रचुर मात्रा में कोल नहीं पाया जाता। साउथ वेस्टर्न बेल्ट जो है मिनरल बेल्ट इंडिया का, यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिपोजिट्स कोल के नहीं पाए जाते। स्टेटमेंट थर्ड इनकरेक्ट है। फोर क्या है, गोवा इज नोन फॉर बॉक्साइट माइनिंग इन दिस बेल्ट। क्या गोवा इस बेल्ट में बॉक्साइट के लिए जाना जाता है, नहीं, गोवा इस बेल्ट में आयरन और की माइनिंग के लिए जाना जाता है, नॉट बॉक्साइट। तो 4 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हाउ मेनी स्टेटमेंट करेक्ट, कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 2, 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन बी ओनली 2 सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 किसके रिगार्डिंग है, किसके बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 टेलिंग अबाउट ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स इन इंडिया। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स के बारे में। फर्स्ट क्या है, मुंबई हाई इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स इन इंडिया। यस, मुंबई हाई सबसे ज्यादा, मुंबई हाई जो रीजन है इंडिया में, वो सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन करता है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। द गोदावरी बेसिन हैज सिग्निफिकेंट नेचुरल गैस रिजर्व्स। यस, भारत में ऑयल एंड नेचुरल गैस की कौन कौन से, मुंबई का हाई बेसिन, गोदावरी, गोदावरी में क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, नेचुरल गैस के रिजर्व्स गोदावरी बेसिन में पाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट, असम इज रिच इन बोथ पेट्रोलियम एंड लिग्नाइट रिजर्व्स। नहीं, असम जो है वो केवल पेट्रोलियम रिजर्व्स में रिच है, नॉट लिग्नाइट रिजर्व्स में नहीं रिच है। तो स्टेटमेंट थर्ड इनकरेक्ट है। फोर्थ, द कॉन्टिनेंटल शेल्फ अराउंड इंडिया होल्ड्स पोटेंशियल फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन। यस, जो भारत का कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इंडिया में, जो इंडिया का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, उसके पास पोटेंशियल है एक्सट्रैक्शन के लिए। इनफैक्ट टेक्निक भी है, यहाँ टेक्निक भी अवेलेबल है। तो स्टेटमेंट 4 क्या है, करेक्ट है। तो कितने स्टेटमेंट, हाउ मेनी स्टेटमेंट करेक्ट है, कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 2 3। तो ऑप्शन सी सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 नाउ मूव एंड सी क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 किसके रिगार्डिंग है, हेमेटाइट आयरन ओर इन इंडिया के रिगार्डिंग है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि जो आयरन ओर है, हेमेटाइट का जो आयरन ओर है, उसमें आयरन के कंटेंट 70% होते हैं। यस, जो आयरन हेमेटाइट, उसमें आयरन कितना होता है, अराउंड 70% होता है। इट इज प्राइमरली फाउंड इन, कहाँ पे, धारवाड़ एंड कुडप्पा रॉक सिस्टम में पाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि आयरन ओर धारवाड़ एंड कुडप्पा रॉक सिस्टम में पाए जाते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हेमेटाइट इन इंडिया। क्या सबसे ज्यादा
हेमेटाइट जो मिलता है भारत में वो क्या आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका में मिलता है? नो, इट इज इनकरेक्ट। सबसे ज्यादा जो आयरन और हेमेटाइट का मिलता है वो छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में पाया जाता है, नॉट आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटक में। तो यहाँ क्वेश्चन में हाउ मेनी कितने स्टेटमेंट सही है? 2 स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन बी सेलेक्ट करेंगे।